हेलो बच्चों, स्वागत है मेरी क्लासेस ज्ञान कलम में। मैं आपका धीरेन्द्र सर। मैंने आपको हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ा दिया था, उसके भागों के बारे में पढ़ा दिया था, गौंडमाना भूमि के बारे में पढ़ा दिया। अब देखते हैं बच्चों हिमालय के बारे में, हिमालय के पार्ट के बारे में। तो बच्चों देखते हैं पहली स्लाइड में। तो पहले पढ़ेंगे भारत की भू आकृति। तो भारत की जो भू आकृति कैसी है, एक भौगोलिक महागाथा है। तो उपमहाद्वीप को आकार देने वाली शक्तियों की खोज, जो भारत अपना जो महाद्वीप है उसको शक्ति देने वाली खोज के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों देखते हैं पहली स्लाइड में। तो बच्चों भारत का मुख्य भौगोलिक विभाजन, तो बच्चों हम इस चित्र में जो देख रहे हैं, तो पहले नंबर पर देखो बच्चों पर्वत है, दूसरे नंबर पे ये देखो बच्चों उत्तरी मैदान है, तीसरे नंबर पे ये पठार है, चौथे नंबर पे मरुस्थल है, पांचवें नंबर पे ये तटीय मैदान है। तो 5 पार्टों में ये विभाजित किया गया है। और छठवें नंबर पर बच्चों क्या है, द्वीप है। क्या है बच्चों, द्वीप है। तो हम देखते हैं भारत की भौगोलिक आकृतियों को 6 प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह विभाजन देश के भूवैज्ञानिक इतिहास और विविध परिदृश्यों को दर्शाता है। तो जो भारत जो है 6 पार्ट में विभाजित है। हमने देखा पहला पार्ट है हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा पार्ट है उत्तरी मैदान, तीसरा पार्ट है प्रायद्वीप पठार, चौथा पार्ट है भारतीय मरुस्थल, पांचवा पार्ट है तटीय मैदान और छठवां पार्ट है द्वीप। तो हम देख रहे हैं बच्चों, हमने 6 पार्टों में, भूवैज्ञानिकों ने 6 पार्टों में विभाजित किया है। हम इस चित्र में देखते हैं कौन सा पार्ट कौन है। ये वाला जो पार्ट है वो हिमालय है। क्या है बच्चों, हिमालय। ये बच्चों पहला जो पार्ट है ये क्या है बच्चों, हिमालय है। दूसरा पार्ट क्या है बच्चों, उत्तरी मैदान है। क्या है बच्चों, उत्तरी मैदान है। तो चित्र के हिसाब से देखते रहो बच्चों, ये उत्तरी मैदान है। तीसरा पार्ट क्या है बच्चों, ये पठार है। क्या है बच्चों, पठार है। चौथा क्या है बच्चों, मरुस्थल है। क्या है बच्चों, मरुस्थल है। पांचवा क्या है बच्चों, ये तटीय मैदान है। तटीय मैदान है। ये बच्चों क्या है, द्वीप है। क्या है बच्चों, द्वीप है। तो बच्चों हम देख रहे हैं ये हिमालय है, ये उत्तरी मैदान है, मरुस्थल है, पठार है, द्वीप है, तटीय मैदान है। तो 6 भिन्न भिन्न प्रकार के मैदानों में, पठारों में विभाजित किया गया है भारत को। तो बच्चों हम देखते हैं जो हिमालय है उत्तर में, तो उत्तर का प्रहरी मतलब उत्तर का रक्षक, प्रहरी मीन्स रक्षक, वो कौन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है। क्या है बच्चों, हिमालय पर्वत श्रृंखला। आपके एग्जाम में जैसे यूपीएससी एग्जाम है, एसएससी एग्जाम है, रेलवे एग्जाम है, कोई भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा जो होती है उनमें ये पूछा जाता है तो उत्तर का प्रहरी किसे कहा जाता है बच्चों, तो हिमालय पर्वत को उत्तर का प्रहरी कहा जाता है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित यह भौगोलिक रूप में युवा एवं बलित पर्वत श्रृंखला है। तो कौन सी है बच्चों, युवा और बलित पर्वत श्रृंखला है, जो सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है। तो सिंधु से लेकर के और ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अपन। अब देखते हैं बच्चों विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जिसे हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो बच्चों जिस तरीके से हमें चित्र में दिख रहा है, ये देखो बच्चों सबसे ऊंची श्रृंखला ये वाली दिख रही है। तो हम देखते हैं इनकी जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर, लगभग 2500 किलोमीटर तक भी किसी किसी किताब में दी गई है। चौड़ाई कितनी है बच्चों, कश्मीर में 400 किलोमीटर से आंध्र प्रदेश में 150 किलोमीटर तक है। तो बच्चों हमने चौड़ाई पढ़ी है कश्मीर में 400, किसी किताब में 500 किलोमीटर भी दी गई है, इसमें 200 किलोमीटर भी दी गई। ठीक है बच्चों, ये चौड़ाई जो है कश्मीर में 400 किलोमीटर और आंध्र प्रदेश में 150 किलोमीटर तक है।
तो हम देख रहे हैं बच्चों, हमने जो जम्मू कश्मीर में देखा वहां जो चौड़ाई है वो कितनी है, 400 या 500 किलोमीटर तक की चौड़ाई है, और अरुणाचल प्रदेश में वो कम होते हुए कितना 150 या 200 किलोमीटर तक रह जाता है। अब यह देखते हैं किस प्रकार का है, तो ये हिमालय पर्वत जो है युवा एवं बृहद प्रकार का है। तो यह भिन्नता दर्शाती है कि पश्चिम में पर्वत श्रृंखला अधिक संकुचित और ऊंची है। तो पश्चिम दिशा में जो पर्वत श्रृंखला है वो कैसी है, अधिक संकुचित और ऊंची है। तो बच्चों हम देखते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों जिस प्रकार से हमने हिमालय पर्वत को देखा है, अब इसको जो है 3 स्तरीय विभाजन किया गया है। हिमालय, हम हिमालय को पढ़ते हैं, हिमालय जो है वो 3 स्तर पर विभाजित किया गया है। दो बच्चों चित्र में दिख रहा है, ये सबसे बड़ी क्या है, हिमालय चोटी है। तो इसको ही हम हिमाद्री या महान हिमालय कहा जाता है, या बच्चों इसको ही हम बृहद हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बृहद हिमालय। ठीक बच्चों, उसके नीचे क्या दिख रहा है, हिमाचल या लघु हिमालय। तो यह मध्य में स्थित घाटियों और पर्वतीय स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। तो बच्चों जो हिमाचल है या लघु हिमालय है या मध्य हिमालय जिसे कहा जाता है, इसको बच्चों क्या कहा जाता है, मध्य हिमालय। क्या कहा जाता है बच्चों, मध्य हिमालय। तो बच्चों हम देख रहे हैं ये सबसे ऊपर वाली श्रृंखला है, इसे हिमाद्री कहा जाता है या महान हिमालय कहा जाता है। तीसरा नाम बृहद हिमालय भी कहा जाता है इसको। तो ये सबसे ऊंची और सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची श्रृंखला उसे हिमाद्री कहते हैं। अब बच्चों आया है मध्य में, ये वाली जो श्रृंखला है वो क्या कहलाते हैं, मध्य हिमालय। तो ये वाले जो है मध्य हिमालय। तो मध्य में स्थित घाटियां भी मिलती है अपन को, पर्वत भी मिलता है, और स्थल भी जो प्रसिद्ध जो स्थल है वो भी मध्य हिमालय में ही मिलते हैं। अब देखते हैं बच्चों सबसे नीचे कौन सी परत है, वो है शिवालिक। सबसे दक्षिणी और सबसे बाहरी श्रृंखला उसे हम शिवालिक कहते हैं। ये देखो बच्चों शिवालिक है, ये सबसे जो हमेशा जो है बर्फ से ढकी रहती है वो हिमाद्री है, और जो बच्चों बीच की जो सुंदरता है वो लघु हिमालय में दिखती है, और सबसे जो दक्षिण में हिस्सा है वो बाहरी हिस्सा है वो शिवालिक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं बच्चों, हिमाद्री महान हिमालय के शिखर। तो जो हिमाद्री है या बृहद हिमालय है उसके महान शिखर के बारे में जानेंगे। तो इसकी औसत ऊंचाई जो है 6000 मीटर से अधिक है। जो औसत ऊंचाई है पूरी चोटियों की औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर से क्या है, अधिक है। 6000 मीटर मीन्स 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। यह हिमालय की सबसे उत्तरी और सतत श्रृंखला है। जो हिमालय है, हिमाद्री हिमालय है, वो हिमालय कैसा, सबसे ऊपरी और सतत हिमालय है, मतलब लगातार है, जिसमें विश्व की कुछ सबसे ऊंची चोटियां स्थित हैं, जिसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटियां भी स्थित हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं बच्चों माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कहां पर है, माउंट एवरेस्ट में। कौन सा देश बच्चों, नेपाल है। तो हिमालय कैसा, लेकिन नेपाल से होते हुए जाता है, तो ये नेपाल में स्थित है। 8848 किलोमीटर, ठीक है, ये मीटर में दिया गया, 8848 मीटर है। तो 8 किलोमीटर या 8.25 किलोमीटर तक ये लंबाई इसकी। अब आते हैं कंचनजंगा जो भारत में है, 8598 मीटर है। मकालू जो नेपाल में है वो क्या 8481 है। धौलागिरी जो है नेपाल में है 8172 मीटर। तो हमने देखा जो हिमाद्री में सबसे ऊंचे जो शिखर है वो हमने देख लिया। सबसे ज्यादा जो ऊंचे हुए हैं वो किसमें है, हिमालय में। कौन कौन से हैं, हिमालय में माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी। तो ये 4 जो है जो पर्वत शिखर हैं उनको हम देखते हैं। देखिए बच्चों सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं बच्चों, हिमाचल जो है घाटियों और पर्वत नगरों का क्षेत्र। अब हमने हिमाद्री पढ़ लिया कि यहाँ पर सबसे ऊंची चोटियां हैं, जो माउंट एवरेस्ट है, मकालू है, धौलागिरी है। अब हम आते हैं हिमाचल में, मध्य हिमालय में।
तो मध्य हिमालय में घाटियां और पर्वत नगरों का क्षेत्र है ये। ठीक है बच्चों, तो हिमाद्री के दक्षिण में ये हिमाद्री से नीचे वाले हिस्से, हिमाद्री के दक्षिण में यह श्रृंखला कम ऊंचाई वाली है और अपनी रमणीय घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। जो मध्य हिमालय है, लघु हिमालय है, वो किस लिए प्रसिद्ध है? घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। हम देख रहे हैं बच्चों, देखो बच्चों, इसमें कुल्लू, कांगड़ा, नैनीताल, तो ये सब पाए जाते हैं। हम इस चित्र में देख रहे हैं कितनी सुंदरता होती है। तो मध्य हिमालय में जो है जितनी भी घाटियां हैं वो मध्य हिमालय में सबसे ज्यादा सुंदरता इसी में पाई जाती है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब बच्चों आते हैं कहा, हम शिवालिक में हिमालय का पद प्रदेश, जिसे हम पद प्रदेश मतलब हिमालय का सबसे निचला भाग कहते हैं। तो हिमालय के सबसे बाहरी और सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है, जिसकी ऊंचाई जो है 900 मीटर से 1100 मीटर तक होती है। चौड़ाई 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की है। तो हमें इसे जो है शिवालिक हिमालय कहते हैं। अब देखते हैं बच्चों पर्वतों से मैदानों तक। पर्वत तो हमने देख लिए बच्चों कि वे हिमाद्री है, मध्य हिमालय है, शिवालिक हिमालय है। अब ये है हम मैदान तक देखेंगे। मैदान क्या है बच्चों? मैदान के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो ये बच्चों ये मैदानी क्षेत्र है। तो पर्वतों से मैदानों तक उत्तरी मैदान का उदय। अब उत्तरी मैदान का उदय होगा, हिमालय से जो है उत्तरी मैदान का उदय होगा। तो उसमें देखेंगे हिमालय से निकलने वाली सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित यह भारत का अन्न भंडार है। तो बच्चों उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ? जब हिमालय पर्वत जब बारिश हुई तो इनके द्वारा किन किन से? सिंधु नदी से, गंगा से, ब्रह्मपुत्र से लाई गई, यहाँ से जलोढ़ मिट्टी बहा करके लाई गई जो जलोढ़ मिट्टी है वो यहीं से होकर गंगा जाती है और यहीं पर जो है उत्तरी मैदान का निर्माण कर दिया। उत्तरी मैदान का निर्माण करने के बाद उसमें जो है फसल उगाई गई और अन्न का भंडार हमें प्राप्त हुआ है। तो हम जो बच्चों यहाँ से देखते हैं, आप लोग देखते हो यहाँ जो है, यहाँ से सिंधु नदी निकली है। ठीक है, यहाँ से बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी निकली है, यहाँ से बच्चों जो है गंगा नदी निकली है। तो ये बच्चों सिंधु नदी है, ये बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी है और ये बच्चों गंगा नदी है। तो जिस प्रकार से बच्चों इन नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है, उससे जो है हमें फसल उगाने पर हमें अन्न का भंडार या अन्न जो है प्राप्त होता है। तो बच्चों देखते हैं आगे। तो भारत का हृदय, जो भारत का हृदय है, अब भारत का हृदय किसे कहा जाता है? उत्तरी मैदान को भारत का हृदय कहा जाता है। एक उपजाऊ विस्तार है। तो हम देखते हैं बच्चों ये भारत का हृदय है। क्या है बच्चों? भारत का हृदय। तो बच्चों ये क्या है बच्चों? भारत का हृदय। उत्तरी मैदान को हम भारत का हृदय कहते हैं। इसको ही हम क्या कहते हैं? भारत का हृदय। तो क्षेत्रफल में इसका 2400 किलोमीटर है। ये जो है बच्चों कितना है? 2400 किलोमीटर। और चौड़ाई जो है 240 से 320 किलोमीटर तक है। चौड़ाई कितनी है बच्चों? 240 से 300 किलोमीटर। हम देखते हैं इसी में जो है सघन जनसंख्या पाई जाती है। जो उत्तरी मैदान है इसी में सबसे ज्यादा जो भारत की जनसंख्या है वो इसी में पाई जाती है, घनिष्ठ पाई जाती है। घनत्व जो है बहुत ज्यादा कि बसावट द्वारा भौगोलिक क्षेत्र जो जनसंख्या इसमें अधिक पाई जाती है। इस क्षेत्र उत्तरी कृषि के लिए समृद्ध मृदा, पर्याप्त जल और अनुकूल जलवायु के कारण अत्यधिक उत्पादक है। तो बच्चों यहाँ पर जो पर्याप्त जल भी पाया जाता है, समृद्ध मृदा भी है, अनुकूल वातावरण भी है। तो यहाँ जो है सबसे ज्यादा क्या होती है? अन्न का भंडार हमें मिल जाता है। यहाँ नदीय द्वीपों द्वारा वितरकाओं का निर्माण होता है जो मैदान की समतल प्रकृति को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में अपन।
अब देखते हैं बच्चों, हमने देखा तो बताया था अभी, तो बच्चों ये देखो, ये चित्र है, हमने देखा ये जो सिंधु नदी तंत्र है, क्या है बच्चों, सिंधु नदी तंत्र। ये बच्चों क्या है, सिंधु नदी है। इसको देखो बच्चों, ये क्या है बच्चों, गंगा नदी है। ये बच्चों देखो बच्चों, गंगा नदी है ये। तो हम देख रहे हैं ये गंगा नदी है, सिंधु नदी है, ये बच्चों गंगा नदी है, ये बच्चों क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी है। तो इन्हीं तीन नदियों के द्वारा जो है उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। अब गंगा नदी में देखो बच्चों, यमुना नदी भी मिल रही है, ये बच्चों बेतवा नदी भी है, यहाँ पर बेतवा नदी भी है, यहाँ घाघरा नदी गंगा मिल जाती है, गंडक नदी घाघरा मिल जाती है, कोसी नदी जो बिहार का सूख कहा जाता है, कोसी नदी यह पश्चिम बंगाल से होते हुए यहाँ मिल जाती। अब जो ब्रह्मपुत्र का मैदान पूर्वी भाग मुख्य रूप से असम में स्थित है ये, तो ब्रह्मपुत्र नदी से भी उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। तो हम देखते हैं बच्चों, पंजाब का जो मैदान है, पंजाब का जो क्षेत्र है वो जो है जैसे पश्चिमी भाग सिंधु और उसकी सहायक नदियां जैसे झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज द्वारा निर्मित दोआबों की भूमि है। तो पंजाब का जो मैदान है वो किनके द्वारा बनाया गया है, झेलम नदी, चिनाव नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी, इनसे द्वारा जो दोआब बनाए गए हैं। अब आते हैं बच्चों गंगा का मैदान, ये गंगा का मैदान है। तो मध्य भाग गंगा और तीस्ता नदियों के बीच का विस्तृत हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल, इनके द्वारा जो है ये पंजाब का क्षेत्र बनाया गया है। इसके द्वारा गंगा नदी के द्वारा जो हरियाणा है, दिल्ली है, यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, इसके द्वारा उत्तरी मैदान का निर्माण होगा। अब आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की ओर। ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान पूर्वी भाग जो है, जैसे अपन लोग अरुणाचल प्रदेश है, केरल है, मेघालय है, तो पूर्वी भाग मुख्य रूप से असम में स्थित है। तो ये असम का जो क्षेत्र है, समतल मैदान बनाया है, तो किसने बनाया, ब्रह्मपुत्र नदी। तो बच्चों ये सारी जानकारी लेते हुए आप आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड में। देखते हैं बच्चों भू आकृतियों विभिन्नताओं मैदान की 4 परतें। अब बच्चों हम जो है, अब हमने पढ़ लिया जो उत्तरी मैदान है उनकी परतें भी हैं। तो कितनी परतें हैं बच्चों, 4 परतें हैं। केवल नदियों के आधार पर ही नहीं बल्कि भू आकृतियों के आधार पर भी उत्तरी मैदान को 4 अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो बच्चों नदियों के आधार पर तो बटा ही है और मिट्टी के आधार पर ही उत्तरी मैदान को बांट दिया गया, जो शिवालिक की तलहटी से नीचे की ओर। अब शिवालिक जो तो और उसके शिवालिक के नीचे जो है उसे उत्तरी मैदान कहा गया। कितने में बांटा गया है, 4 में। देखो बच्चों मिट्टी के आधार पर भावर, एक दूसरा है तराई, तीसरा है भांगर या बांगर या बच्चों खादर। तो हमने 4 भागों में से विभाजित किया है। बच्चों देख रहे हैं, देखो बच्चों ये है भावर, तराई वाला क्षेत्र है, बांगर और खादर वाला क्षेत्र, ये 4 प्रकार की मिट्टी को से भी विभाजित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। अब देख रहे हैं बच्चों तलहटी से बाढ़ के मैदानों तक, तलहटी या बाढ़ के मैदानों तक एक यात्रा पढ़ेंगे। जो शिवालिक पर्वत है बच्चों, ये बच्चों शिवालिक पर्वत तो वहां से जो नदियां निकली हैं, तो ये भावर है 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। ये क्या है, 8 से 16 किलोमीटर तक की चौड़ी पट्टी है, ये भावर की मिट्टी है ये। अब तराई वाले क्षेत्र में आते हैं, कम और दलदली क्षेत्र को तराई वाला क्षेत्र कहते हैं। ये दूसरा वाला पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट है, ये बच्चों तीसरा पार्ट है। और सबसे नीचे जो है खादर है। तो बाढ़ वाले मैदानों में नए निक्षेप अत्यधिक उपजाऊ है। तो जो बाढ़ वाले क्षेत्र हैं वो क्या है, अत्यधिक उपजाऊ है। तराई वाले जो दलदली क्षेत्र है। और बच्चों भावर या बांगर पुराने जड़ों से निर्मित, जिससे कंकड़ चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। तो इसमें जो है चूनेदार निक्षेप भी पाए जाते हैं। तो बच्चों ये भावर है, ये तराई वाला क्षेत्र है, ये बांगर है, खादर। तो बच्चों हम देख रहे हैं चित्र में जैसा कि मिट्टियों को बांटा गया है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब देखते हैं बच्चों, देखो भांगर बनाम खादर, पुरानी और नई जलोढ़ मिट्टी। तो बच्चों भांगर और
बांगर या खादर के बारे में पढ़ेंगे तो पुराना जलोढ़ मिट्टी है। ये क्या है? पुराना जलोढ़ मिट्टी। बाढ़ के मैदान से ऊपर, जो बाढ़ का मैदान है उससे ऊपर है ये वाला क्षेत्र, इससे ऊपर बाढ़ के मैदान से ऊपर है खादर से। चूनेदार निक्षेप पाए जाते, कंकड़ पाए जाते इस क्षेत्र में, कंकड़ वगैरह पाए जाते, तो कम उपजाऊ वाला क्षेत्र दिख रहा है अपन को, झाड़ियां वगैरह है इसमें, कम उपजाऊ वाला क्षेत्र है। अब आते हैं खादर में, जो नया जलोढ़ है। पुराना जलोढ़ जो था बांगर, नया जलोढ़ में बच्चों बाढ़ का मैदान, मतलब बाढ़ भी आती है यहाँ पर, महीन गाद भी पाई जाती, अत्यधिक उपजाऊ गहन खेती के लिए उपयुक्त है। अब तो अत्यधिक जो है उपजाऊ है कौन सा? खादर वाला क्षेत्र। नेक्स्ट चलते हैं अपन, तो भूवैज्ञानिक से जीवन तक भारत का अन्न भंडार है ये। तो भूविज्ञान से जीवन तक ये क्या है? अन्न भंडार है। हिमालय से जन्मी और नदियों द्वारा पोषित उत्तरी मैदान की उपजाऊ खादर मिट्टी भारत की कृषि और जनसंख्या का आधार है। यह एक जीवंत प्रमाण है कि कैसे भूगोल एक राष्ट्र की नियति को आकार देता है। तो बच्चों इसमें हमने जो पढ़ा हिमालय के बारे में, और हमने पढ़ा उत्तरी मैदान के बारे में। तो बच्चों क्लास आपको अच्छी लगी हो बच्चों, बेल आइकन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो जो भी समझ में नहीं आ रहा हो। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।